नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे की। 2 दिन जापान और 2 दिन चाइना रहेंगे वो। जापान और चाइना के दौरे ऐसे वक्त हो रहे हैं जब हम एक टैरिफ की मार झेल रहे हैं, अमेरिका की तलखी सामने है और प्रधानमंत्री जी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। क्या इसके फ्यूचर इंपैक्ट होंगे? हालांकि कहा यह गया है कि इन दोनों आर्थिक जो ताकतें हैं उनके एक लॉन्ग टर्म इसके इंपैक्ट्स आएंगे, एक लोकतंत्र की मजबूती के लिए और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए काफी बेहतरीन साबित होंगे ये संबंध। और भविष्य की चिंताओं के साथ साथ एक दूसरे का सहयोग पर भी सहमति जताई है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जापान का अहमदाबाद से मुंबई का चल रहा है, जिसको और स्पीड देने की पे भी गौर किया है। 7,000 किलोमीटर का ये नेटवर्क देश में और स्थापित होगा, जिसमें मुख्य पार्टनर जापान होगा। तो चलिए हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जाने माने आर्थिक विश्लेषक जयसिंह कोठारी साहब हैं, पूर्व आईएफएस गौरीशंकर गुप्ता साहब हैं और विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं कोठारी साहब आपके पास में आना चाहूंगा, क्योंकि अभी जो कुछ इम्पैक्ट आता है कि चाहे द्विपक्षीय वार्ता हो या किसी भी तरह का कोई शिखर सम्मेलन हो, एक ही बात आती है कि अमेरिका के टैरिफ क्या क्या तोड़ इन बैठकों में होगा। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि ट्रंप की तलखी के बीच जापान जो दौरा है, हालांकि पहले से फिक्स होगा कि ये 27 अगस्त से कोई तय नहीं हुआ। क्या लग रहा है आपको कि हाँ वाकई भविष्य की आवश्यकताओं पे ये दौरा काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है? दौरा तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया उसके बाद हमने हमारा पैंतरा बदला है। उसपे चाइना, रशिया, आपका जापान, सबसे हम संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन देशों से हमारा व्यापार बढ़े और हमारा जो माल अमेरिका नहीं जा सकता है वो उन कंट्री में जाने की हम कोशिश करें और किसी भी तरीके से वो रास्ता खुले। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम जो मैं सोचता हूँ ये है कि जापान हमारे माल का बहुत बड़ा कंज्यूमर नहीं है जैसा अमेरिका था। चीन के पास में ऑलरेडी खूब एक्सेस, हमारे से ज्यादा एक्सेस कैपेसिटी उसके पास है, उसको खुद को माल बेचना है, इसलिए वो भी हमारे लिए कोई ज्यादा फायदे वाली बात नहीं है। रशिया एक है, लेकिन रशिया में क्या है, करेंसी की प्रॉब्लम है। जितना आप माल बेच सकते हो वहां के भी लोगों की वो युद्ध में करके सबकी कैपेसिटी स्कीज हो रही है। तो इन तीनों में कोई बहुत ज्यादा पोटेंशियल लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। मेरी धारणा यह है कि हमको 5 से 10,000 डॉलर पर कैपिटा इनकम जिस कंट्री की हो, ऐसे 8-10 कंट्रीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनमें हमारा गुड्स से ज्यादा सर्विसेज जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है, वहाँ के सर्विस सेक्टर को ट्रैप करना चाहिए, उसमें दिमाग लगाना चाहिए, वो ज्यादा होगा। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आने वाले समय में ऑब्सोलीट हो रहा है। जैसे अमेरिका की इकोनॉमी देख लीजिए, 79% शेयर है वो सर्विस इंडस्ट्री का। तो धीरे धीरे जितने कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वो मैन्युफैक्चरिंग से दूर होते जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म हम जब सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि कम से कम 10 कंट्री ऐसे आइडेंटिफाई करें जहां हम सर्विस सेक्टर को फोकस करें। वैसे स्किल वर्कर चाहे उसमें 2 साल लगे, 3 साल लगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये व्यवस्था चलते चलते उस व्यवस्था को हम डेवलप करें तो हम विनर रह सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के अंदर जितने देशों के साथ में आपके मधुर संबंध हैं, हालांकि जापान हमारा एक अच्छा पार्टनर है, मिलकर के बिजनेस से उनके पास में टेक्नोलॉजी की बात अभी भी मानी जाती है, लेकिन भारत में निवेश करें इसको लेकर के भी सहमति बनी है। मैं गुप्ता साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको कि क्योंकि देखिए जापान दौरा प्रधानमंत्री का केवल यूं रूटीन वाला होता तो बहुत ज्यादा इस पे चर्चाएं नहीं होती, लेकिन अब चर्चा करना लाजमी इस वजह से है कि अमेरिका के साथ में, और अमेरिका ने जापान को अपने सिक्योरिटी रीजन्स को लेकर के और बड़ी एक वचन भी दे रखा है उसको। तो ये भारत के साथ में मिलना कुछ उनके हितों पे भी कुछ इम्पैक्ट आएगा, या जापान खुद ही पहले से सावचेत हो चुका है कि अमेरिका पे ज्यादा लंबा भरोसा नहीं किया जा सकता? योगेंद्र जी नमस्कार, और हमारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, भारत और जापान के जो संबंध हैं वो काफी सिविलाइजेशनल है किसी रूप में। बुद्धिज्म जो है वहां पे 7वीं 8वीं सेंचुरी में चला गया था, और उसके बाद उनका जो जैन रिलीजन है वो बुद्धिज्म से बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड है।
इसके अलावा आप देखें कि हमारे मॉडर्न टाइम्स में जो रिलेशंस रहे हैं, जापान सबसे बड़ा डोनर कंट्री रहा है भारत के लिए। जापानीज असिस्टेंस मैक्सिमम दी गई है। जापानीज क्या है कि क्वाइटली काम करते हैं, ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करते, पब्लिसिटी नहीं करते और किसी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर नहीं डालते हैं। अगर आप याद करेंगे तो जब हमारी कार इंडस्ट्री डाइवर्सिफाई हो रही थी तो मारुति सबसे पहले आई थी, जो सुजुकी का एक फोन था, सबसे पहले वही फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आई थी कार के सेक्टर में। तो हमारे कुछ ऐसे संबंध हैं जापान से जिनमें काफी प्रगाढ़ता है। एक तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रगाढ़ता है। आप दूसरी तरफ देखें ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जितने भी हमारे बड़े बड़े मेट्रोज हैं उसमें जापानीज कंपनीज का बहुत बड़ा रोल रहा है। अब बुलेट ट्रेन के अंदर उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और फ्यूचर में जो नए फील्ड जो अभी आइडेंटिफाई किए हैं, मैं अभी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें क्या है कि एक तो ये चाहते हैं कि डिफेंस सेक्टर में हमारी कुछ नए इनिशिएटिव आए। जेट इंजन की भी बात चल रही है, कुछ रेडार सिस्टम्स की बात चल रही है जो डेवलप करने चाहिए जॉइंटली। चंद्रयान जो 5th मिशन होगा उसमें भी जापान के रोल की बात चल रही है। इसके अलावा शिप बिल्डिंग और जो आपका पनडुब्बियां हैं उनके लिए नई टेक्नोलॉजी जापान के साथ शेयर करने का इंटेंशन जाहिर किया है। और जापान का वैसे भी पॉलिटिकली आप देखें तो क्वाड और इंडो पैसिफिक में बहुत बड़ा रोल है। हम दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमारे दोनों के संबंध भी क्लोज हैं और ओपन डायलॉग भी रहा है हमेशा। और वैसे आप देखें प्रधानमंत्री मोदी का जापान के प्रति ज्यादा ही विशेष प्रगाढ़ स्नेह रहा है। वो जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो जापान के 1-2 विजिट उन्होंने पहले किए थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरे को लगता है हो सकता है ये जो हमारे एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा मार्केट वहां नहीं है, मैं उस पर एग्री करता हूँ। हमारे प्रेजेंट एक्सपोर्ट 5-6 बिलियन डॉलर के हैं एनुअल, और हम हमारा 18-19 बिलियन डॉलर का उनसे इंपोर्ट करते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट ही एक फील्ड नहीं है इकोनॉमी में। इकोनॉमी में नए फील्ड्स भी हैं, पर्टिकुलरली जो टेक्नोलॉजी है, जो स्पेस के सेक्टर में है, डिफेंस के सेक्टर में है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में है, रेलवे मॉडर्नाइजेशन के सेक्टर में है। वो चीजें हमारे हित में हैं और उनके ऊपर ही मेरे को लगता है कि इस विजिट का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। सीबी जॉर्ज जो वहाँ एम्बेसडर है, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, मेरे अंडर में काफी वर्षों तक उसने काम किया है, बड़ा एफिशिएंट एम्बेसडर है। तो उसने अच्छी प्रिपरेशन की है विजिट के लिए। और विजिट का जो आउटकम है वो मेरे को लग रहा है 7 एग्रीमेंट साइन किए हैं, तो उनका जो प्रभाव होगा धीरे धीरे वो अच्छा होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि ये विजिट बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये इसलिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाइना और जापान के रिलेशन में थोड़ा आप जानते हैं अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। उनका ट्रेडिशनली कुछ खटास रहा है आपस में, तो उसको देखते हुए हमने ये भी बता दिया चाइना को कि हम देखिए हमारे रिलेशन जापान से अलग हैं और आपसे अलग हैं। तो वो चाइना विजिट करने के पहले वहाँ जा रहे हैं, तो नॉर्मली जापान चाइनीज इस चीज को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी का एक हिस्सा है जो हमने बड़ा क्लैरिफाई कर दिया है कि हम दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री, हम दोनों साथ साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तो ये भी एक अच्छा क्लैरिटी है। जैसे अभी चाइना का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आया था, तो यहाँ से वो फिर पाकिस्तान गया था, तो हमने भी समझा कि उनके पाकिस्तान के साथ अलग रिलेशन है, हमारे साथ अलग रिलेशन है, और उन दोनों में टकराव की जब स्थिति आती है तभी हमें आपस में उसको समझौता करके निवारण करना चाहिए, अदरवाइज ठीक है। तो वही चीज हमारे साथ जापान में है। जापान के पास इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी काफी है, उन्होंने चाइना में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि जो चाइना के इन्वेस्टमेंट हैं जापान ने जो किए हैं उनको थोड़ा सा इंडिया की तरफ डाइवर्ट कर दें, तो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा फेरबदल आ सकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं इस विजिट को इम्पोर्टेंट मानता हूँ, और ये एक मैसेज अमेरिका को भी जाएगा, क्योंकि अमेरिका और जापान के बड़े प्रगाढ़ रिश्ते रहे हैं। उनके जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान ने सरेंडर किया था, उसके बाद से उनकी जो सिक्योरिटी गारंटीज भी अमेरिका देता है। तो ये भी एक मैसेज जाएगा कि ठीक है, आप हमें परेशान कर रहे हैं, लेकिन
आपके एलाइज हैं वो हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं और हमारे रिश्ते उनके साथ प्रगाढ़ है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये विजिट अच्छा है और हमारे देश की आर्थिक उन्नति के लिए भी अच्छा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के लिए भी अच्छा है और स्ट्रेटेजिक अलायंस के लिए भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर यूं देखें तो जापान बहुत बड़ा एक कंज्यूमर मार्केट तो नहीं है, अमेरिका की तरह हम इतना एक्सपोर्ट भी वहां पे नहीं करते हैं, लेकिन उनके निवेश को हम काफी महत्वपूर्ण मान सकते हैं। उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है। राजस्थान की बात करता हूं तो यहाँ जापानी जोन भी बना हुआ है, और ये इंडस्ट्री हो या फिर व्हीकल टेक्नोलॉजी हो, उसमें आज भी जापान काफी आगे है और वो काम कर रहा है। मेक इन इंडिया के जो स्लोगन प्रधानमंत्री की एक सोच है, उसको आगे बढ़ाने में काफी अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। और एक मैसेज देने के लिए बहुत ही जरूरी है कि दोनों देश मिलकर के आगे की कुछ 10 साल के निवेश की प्लान भी कर रहे हैं। मैं करोड़ सिंह साहब आपके पास में आना चाहूंगा। इस यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं, खासकर आपसे रिश्तों के अलावा जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि यहाँ के बाद में अब चाइना जाएंगे और अमेरिका के साथ में हमें थोड़ी सी खटास चल रही है, उसके बीच जापान और चाइना यात्रा है। चाइना पे हम बाद में फोकस करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर हम बात जापान की करें तो देखिए योगेंद्र जी, भारत जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है अमेरिकन टैरिफ के बाद में, वो भारत की जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो बहुत संकट से गुजर रहे हैं। बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको उतना खतरा नहीं है जितना इनको है। और मैं ये कहूं कि भारत की रीढ़ की हड्डी हैं ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम सेक्टर की इंडस्ट्रीज। भारत के एक्सपोर्ट के लिए भी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी, दोनों चीजें भारत को जरूरत है। तो जो ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनका जापान में मार्केट नहीं है। कोठारी साहब ने सही कहा कि जापानीज जो हमारे स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो जापान में नहीं जा सकते, लेकिन जापान बहुत बड़ा इन्वेस्टर हमारे यहाँ हो सकता है। जैसे आपने रेफरेंस भी दिया कि राजस्थान में यहाँ निमराना में जापान का इंडस्ट्रियल पार्क है, वहाँ एक्सक्लूसिवली जापान का इन्वेस्टमेंट है। आपने बुलेट ट्रेन का भी रेफरेंस दिया, तो जापान बहुत कुछ मदद कर सकता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी वहां ये कहा है कि इंडियन टैलेंट और जापानीज टेक्नोलॉजी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये स्थिति तो बन रही है। लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है कि केवल हम टीवी पे तकरीर करें या हम ये करें कि हमारा जो कॉमन मैन है उसकी तकदीर, या हमारी ये इस तरह की बातचीत से सब या नेताओं के नारों से सब कुछ हो जाएगा, ये नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, देखिए एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जापान और इंडिया ने बहुत पहले प्लान किया था और बेल्ट एंड रोड से भी पहले प्लान किया था, लेकिन वो कभी टेकअप नहीं कर पाया, पिकअप नहीं कर पाया। तो बातें करना तो आसान है, हम कितना आगे बढ़ पाते हैं वहां समस्या आती है। चीन ने बहुत बाद में बेल्ट एंड रोड शुरू किया और आज बेल्ट एंड रोड का जितना इम्पैक्ट है, वो अच्छा है या बुरा है, डेथ ट्रैप है, कुछ भी हो, लेकिन जिस तरीके से चाइना इंप्लीमेंट करता है उस तरीके से हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। अगर इंप्लीमेंट करें तो भारत के लिए केवल सर्विस सेक्टर, डिजिटलाइजेशन, इससे भारत ग्रो नहीं कर सकता। भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने की जरूरत है। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन एक्सटर्नल मार्केट भी चाहिए। और वो अमेरिका जिस तरह का भारत के लिए मार्केट था, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, जेम्स ज्वेलरी के लिए, कोठारी जी ज्यादा जानते हैं कि जयपुर वाले कितना एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए उनके लिए बड़ा सेटबैक है। अब गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर सकती है? देखिए कोई पैकेज दे सकती है, हेल्प कर सकती है, लेकिन इससे तो काम नहीं चलेगा ना। एक्सपोर्ट मार्केट एक्सप्लोर कर सकती है, तो मार्केट एक्सप्लोर करना आज की कंपिटिटिव स्थिति है, उसमें इतना आसान नहीं है। दूसरा ये कि हम जहां दूसरे मार्केट में जाने की कोशिश करेंगे वो भी अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन या फ्री ट्रेड का मामला नहीं है, प्रोटेक्शनिज्म का मामला वापस शुरू हो गया है। हर देश प्रोटेक्शनिस्ट हो गया है, तो हम एक्सपोर्ट उतना नहीं कर सकते। तो इंडियन इकोनॉमी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, इससे ओवरकम कैसे किया जाए, उसमें जापान किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने जो इंडिया जापान बिजनेस काउंसिल है उसकी भी मीटिंग कर रहे हैं। जापानीज जो इन्वेस्टर्स हैं
उनको ये भी बताया कि भारत में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये सब बातें हमारे प्रधानमंत्री ने वहां बताई हैं। लेकिन देखिए, जो इन्वेस्टर होता है वो बहुत अपने तरीके से असेस करता है, पॉलिटिकल लीडर के भाषण से अपना डिसीजन नहीं लेता है। तो हम उनको कैसे विश्वास दिला पाए कि जापानीज इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भारत एक तरह का हेवन है, यहाँ जापान बहुत अर्न कर सकता है, क्योंकि व्यापार में जापान मददगार नहीं हो सकता, इन्वेस्टमेंट में जापान बहुत ज्यादा मददगार हो सकता है। दूसरा, अब जापान को भी इंडिया की जरूरत है, वो इसलिए है कि अमेरिका जापान को लंबे समय तक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की पोजीशन में नहीं है, वो बार बार कह भी चुके हैं। दूसरा यह है कि अमेरिका भी जापान से इन्वेस्टमेंट चाहता है, और ये जापान का जो ट्रेड नेगोशिएशन ग्रुप है वो जाने वाला था जापान अभी 1-2 दिन पहले। तो हमारे प्रधानमंत्री के जाने से जस्ट एक दिन पहले जापान ने कैंसिल कर दिया, और वो $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जापान अमेरिका में करने वाला था। तो क्या उस तरह के इन्वेस्टमेंट को हम इंडिया की तरफ डाइवर्ट करेंगे? बड़ी बात है। तो अमेरिका पे विश्वास जापान का उठ रहा है, इसलिए जापान चाहता है इंडिया से डिफेंस के मामले में भी कोलैबोरेट करे, और उसमें इंडिया के पास भी डिफेंस से रिलेटेड कुछ एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी या एक्सपोर्ट से रिलेटेड आइटम्स हैं डिफेंस को लेके। तो दोनों में कोलैबोरेशन हो सकता है, डिफेंस को लेके भी, तो केवल कॉमर्शियल नहीं, डिफेंस एंड सिक्योरिटी को लेके भी हो सकता है। तो एक लास्ट ये है योगेंद्र जी, जापान और भारत के बीच में कोई हम एंशिएंट पीरियड से प्रेजेंट डे तक देखें तो कोई बिटर एक्सपीरियंस नहीं है। दोनों में दोस्ती है, वो एक स्वाभाविक दोस्ती है, जबकि दूसरे देश हैं एशिया के, सबका जापान के साथ कड़वा अनुभव है, भारत और जापान का आपस में कड़वा अनुभव नहीं है। तो हमारे जो कल्चरल एंड हिस्टोरिकल डेप्थ है रिलेशंस की, उसके बेसिस उसका बेनिफिट अभी मिल सकता है, ट्रस्ट बहुत हो सकता है दोनों आपस में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है, क्योंकि भारत को नए जो मित्र हैं उन और मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि जापान केवल भारत पे ही निर्भर नहीं है, अमेरिका के साथ में आज भी उनका अपना सिक्योरिटी अलायंस और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स के रूप में हम देख सकते हैं कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनमें से एक जापान भी है, क्योंकि जापान का एक एक्सपीरियंस इंडिया के साथ भी अच्छा है। राजस्थान की अगर हम बात कर लें तो उनका अपना एक पूरा एक जोन उनका बना हुआ है, उसमें काफी अच्छा प्रोडक्शन है, उनकी टेक्नोलॉजी है। मैं कोठारी साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, सबसे बड़ी जो इस वक्त आवश्यकता है, क्योंकि अमेरिका के टैरिफ के बाद में हिंदुस्तान को मार्केट तो तलाश नहीं है, उसके अलावा कुछ अच्छे अगर इन्वेस्टर्स मिलते हैं तो एक बड़ा मार्केट मिलता है। मेक इन इंडिया की जो एक रेपो है वो हमारे कायम रह सके। दूसरा, एक भरोसा सबसे बड़ी जीतने वाली बात है इस वक्त, ताकि इन्वेस्टर्स भारत में आ सके। तो इससे और कुछ 2 कदम आगे मानी जा सकते हैं इस पहल को। इन्वेस्टर वहां से आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, 1% या 0% इंटरेस्ट रेट है, तो पूंजी की उपलब्धता वहां पे जापान में कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको यहाँ पे तो अगर 2% का रिटर्न भी मिलता है, 3% का रिटर्न मिलता है, तो भी वो खुश है कि हमको बहुत अच्छा रिटर्न मिल गया। लेकिन वो एक भारतीय जो उद्योगपति है, इंडियन इंडस्ट्री के लिए एक नई चुनौती होगी कि आप जो 10% कमा रहे हैं, 3% वाला आपके सामने आके एक नया कॉम्पिटिटर पैदा हो गया, वो एक इसमें से नई चुनौती भी निकलती है। इसलिए सबसे सेफेस्ट बेट ये है कि वहाँ ओल्ड एज वर्कर सबसे ज्यादा है जापान, उनकी सेवा करने वाले लोग हम कैसे लाखों की संख्या में पैदा करें और वो वहां भेजें, वो सबसे सेफेस्ट बेट हमारी जापान के लिए हो सकती है। और बाकी टेक्नोलॉजी और डिफेंस के लिए जो भी उनकी लेनी है वो मदद लें, लेकिन साइमल्टेनियस ये करें जो लॉन्ग टर्म के लिए हमको कमाई का जरिया बन सकती है, और जिसमें कोई भी देश का अवरोध पैदा आने वाले समय में नहीं हो सकता। टैरिफ के तरीके का कोई भी अवरोध पैदा नहीं, वो सस्टेनेबल चीज है। ऐसा ही काम दूसरे कंट्री के लिए, जैसे सिंगापुर है, जैसे आपका मलेशिया है, जैसे आपका यूरोप में कुछ है कंट्री, तो आपका इंडोनेशिया है, वियतनाम है, जिनकी 10-15 हजार पर कैपिटा इनकम है, और उसमें से कुछ 10% पॉपुलेशन ऐसी है जो सर्विसेज को अफोर्ड कर सकती है। उस पर हमको स्ट्रेस देना चाहिए, क्योंकि अब ये जो दौर है, ये कह लीजिए कि आप तो अमेरिका जिस पैटर्न पे चला है उस पैटर्न पे हमको अगले 100 साल तक, 50 साल तक चलना है। तो जो पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे लोगों में की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सर्विसेज की डिमांड बढ़ती जाएगी। बिल्कुल,
आपने पहले भी इस बात का जिक्र किया था, क्योंकि अगर हम सर्विस सेक्टर के लिए और भी क्योंकि चीजों को समझने की आवश्यकता है, इससे दो चीजें फायदा होगी। तो पैसा आएगा, दूसरा आपका अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होगा, जिसकी एक बड़ी एक आने वाले दिनों में एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि हमारे पास में काबिलियत है, हुनर है, हम काम कर सकते हैं ठीक से। उसे यूटिलाइज करने के लिए भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसे हम सर्विस सेक्टर के रूप में देखते हैं, उसकी भी एक बड़ी आवश्यकता है। गुप्ता साहब, आपके पास में आना चाहूंगा, आपको किरोड़ी सिंह जी को एक मिनट दूंगा, समय का थोड़ा अभाव है। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक अच्छे इन्वेस्टर्स के रूप में जापान को हम देख रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स और हैं उसी की तरह से हमें अभी, जैसे कोठारी साहब ने कहा कि ये एक इम्बैलेंस भी होगा, क्योंकि हमारा जो व्यापारी है वो देख रहा है सरकार की तरफ। तो कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा कि 2 दिन पहले जब हमने चर्चा की थी तो जीएसटी को लेकर के भी जिक्र किया गया था। तो ये आने के बाद में प्रधानमंत्री पहले इस पे फोकस करेंगे कि इसे भी बैलेंस करने की आवश्यकता है। योगेंद्र जी, इस पर ऑलरेडी एक कमेटी बिठाई गई है, तो जी। जीएसटी का तो अभी पूरा रिवैम्पिंग हो रहा है। इसके जी। अलावा ईज ऑफ बिजनेस, किस तरह से ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को कम की जाए, इसके लिए एक कमेटी काम कर रही है और उसकी बहुत जल्दी उसकी रिपोर्ट आएगी और उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वैसे कुछ स्टेट जैसे यूपी है, तमिलनाडु है, इन्होंने तो वैसे स्पेशल विंडोज जापान के लिए खोले हुए हैं। राजस्थान को भी एक स्पेशल विंडो खोलना चाहिए, वो एरिया तो किया हुआ है, लेकिन उनको फैसिलिटेट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक स्पेशल विंडो खोलना चाहिए, जिसपे सारी की सारी वन गो में सारी अप्रूवल दी जाए। तो उनकी टेक्नोलॉजी हमें लानी है, उनके इन्वेस्टमेंट्स हमें लाने हैं, और जैसे कोठारी जी ने बताया, हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारा जो सर्विस सेक्टर में जो लोग वहां जाके उनको मदद कर सकें, जो ह्यूमन रिसोर्सेज का एक्सपोर्ट जो कर सकते हैं, वो भी सोचना चाहिए। वो भी एक अच्छा एरिया है। जैसे हमने गल्फ कंट्रीज में बहुत ह्यूमन रिसोर्सेज किए हुए हैं, और एक्चुअली यूएस में भी बहुत गए हुए हैं, तो वो एक इनकम का सोर्स भी बनेगा और उनको जरूरत भी है इन चीजों की। तो ये जो सेक्टर्स हैं ये हमें एक्सप्लोर करने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा एक्सप्लोरेशन होगा टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट्स। उनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास आए और इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास आए, उसके लिए हमें जो भी फैसिलिटेशन चाहिए वो करते रहना चाहिए, और स्टेट्स को भी उसके इसके सपोर्ट में हमें थोड़ा सा एक एनवायरनमेंट बनाना चाहिए कि जापानीज इन्वेस्टमेंट हर स्टेट में ज्यादा से ज्यादा आए। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अवसर है हमारे पास में इसे बुनाने के लिए, क्योंकि जापान अच्छे दोस्त के रूप में हमें देखता है, वो हमारे इन्वेस्ट कर सकता है, तो इस रूप में हमें देखना चाहिए। और एक अवसर हमारे पास में इस तरह का भी है कि हमें लिबरल होकर के भी अगर किसी भी इन्वेस्टर्स को अगर हम लेके आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छी एक रणनीति होगी, और बिजनेस की दृष्टि से भी और रोजगार की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसकी भारत को एक बड़ी आवश्यकता है। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, और पहले से ज्यादा स्ट्रेटेजिकली भी अगर हम बात करते हैं, तो जो भी फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं वहां लोग जो रणनीतिकार हैं, उन्होंने मुझे लगता है काफी एडिशनल एफर्ट्स भी किए होंगे, क्योंकि जापान और चाइना दोनों के ही ये दौरे काफी महत्वपूर्ण हैं, और देखना है कि भविष्य में कुछ इनके रिजल्ट्स आ सकते हैं। तुरंत तो हम नहीं कह सकते हैं कि द्विपक्षीय वार्ता के बाद में क्या क्या चीजें आई, कमेंट्स करना बहुत सहज है, लेकिन परिस्थितियों से निपटना भी अपने आप में एक कला, हुनर और आपकी एक रणनीति का एक हिस्सा है। तो चले, मैं माफी चाहूंगा, किरोड़ी सिंह साहब के पास में नहीं पहुंच पाऊंगा, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।